स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। अब देखिए, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमने बहुत सारे केसेस कंसीडर किए थे कि हमने अगर रेक्टेंगुलर स्लिट से जो है लाइट को पास कर दिया या सर्कुलर एपर्चर से लाइट को पास होने दिया तो जो इमेजेस थी वो हमें स्क्रीन के ऊपर किस तरह से मिल रही थी। तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में भी अब हम वो केसेस यहाँ पर एक वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। तो पहला केस जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लाइट आ रही है और लाइट के आगे आपने एक स्ट्रेट एज यानी कि कॉर्नर टाइप या फिर कुछ पेंसिल या पेन कंसिडर कर लीजिए कि वो आपने वहाँ पर एज अ ऑब्स्टेकल जो है लगा दिया है और अदर साइड हमारे पास स्क्रीन है। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ पैटर्न or which type of that is the distribution of intensity we are going to obtain at the screen। हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए ये होना चाहिए था, पीछे से अगर लाइट आ रही है और आपने यहाँ पर कुछ चीज़ अड़ा दी है या आपने यहाँ पे कुछ चीज़ डाल दी है तो इस लाइन के नीचे नीचे, क्योंकि रेक्टेलिनियर पाथ हो गया हमारी लाइट का, तो इससे जो नीचे वाला पार्ट है वो तो हमारा होना चाहिए था शेडो रीजन, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो होना चाहिए था यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड रीजन। तो हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। तो देखिए फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। तो कंसीडर कर लीजिए कि एक स्लिट है परपेंडिकुलर लेंथ टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमने यहाँ पर ये कंसीडर कर लिया है कि जो लाइट आ रही है हमारे पास सोर्स एस है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वो हमेशा ही हम कंसिडर करते हैं, और उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो ये कंसिडर कर लीजिएगा, ये मान लीजिएगा कि ये आपकी स्लिट है और पीछे से लाइट जो आ रही है वो लाइट सिर्फ इसमें से पार होगी, इसमें से पास होगी, बाकी जो है वो ब्लॉकिंग एरिया है। तो सिर्फ हमने अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट दिया है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज़ गोइंग टू पास थ्रू दिस, इसमें से पास होगा, इस स्लिट में से पास होगा। और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद इस स्लिट के, अब ये देखिएगा ये स्लिट दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस पेपर, इस पेपर के परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ लाइट यही मानिएगा सिर्फ इसमें से ही पास हो रही है, जो लाइट आगे आएगी वो सिर्फ इधर से ही आएगी। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके आगे एक एज जो है वो लगा दिया है। तो ये कंसीडर कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमने एक ऑब्स्टेकल इसी के पैरेलल लगा दी है कुछ इस तरह से, और ये इससे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही कंसीडर कीजिएगा। ये जो ब्लू ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ना आपको पेन का, वहाँ तक ही कंसीडर कर लीजिएगा। तो सोचिएगा यहाँ से लाइट आ रही है और वो जो लाइट है वो हमारी इस ऑब्स्टेकल ने यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और फिर आगे की तरफ हमने स्क्रीन लगा रखी है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो स्लिट है हमारी दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पेपर, ये जो हमारी ऑब्स्टेकल है ये भी परपेंडिकुलर टू पेपर है, और जो स्क्रीन लगेगी वो भी परपेंडिकुलर टू पेपर है। बट ऑल दीज थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में तीनों के तीनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो दिस इज़ द एडजस्टमेंट, ये हमने एडजस्टमेंट की है। तो कंसीडर किया हमने एक स्लिट है परपेंडिकुलर लेंथ to the plane of the paper and illuminated with a source of monochromatic source of wavelength lambda। तो ये हम पहले ही कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। एंड एन ऑब्स्टेकल ए बी प्लेस्ड पैरेलल टू स्लिट ऑल्सो स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमारी स्लिट भी, हमारी ऑब्स्टेकल भी और हमारा स्क्रीन भी परपेंडिकुलर टू पेपर है, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में जो हैं वो पैरेलल हैं। तो अब इस एडजस्टमेंट को अगर हम देखना चाहें तो ये एडजस्टमेंट हमारी कुछ इस तरह की होगी कि पीछे हमारे पास ऐसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, वेवलेंथ लैम्डा है, और ये हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट कंसीडर किया है। तो ये जो एक्स वाई है ये पूरा का पूरा हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ए जो है वह, ये देखिएगा कि एस ए पी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पी पॉइंट है ये ए उसका पोल है। तो पोल हमारे पास ऑप्टिक्स में वही होता है जो लाइट को अनडेविएट जो है मूव करवा दे या उसमें से लाइट अनडेविएटेड पास हो जाए। तो देखिएगा ऐसे ऐसे सीधे आ रही थी रेडिएशन रे और सीधी निकल गई, तो ये आपके पास जो है वो किसका पोल कहलाएगा, पी पॉइंट का पोल आपका ए हो जाएगा। ए भी आपकी ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल कुछ इस तरह से है कि पीछे से लाइट जो आ रही है वो सिर्फ एज के ऊपर वाले एरिया से जाएगी, नीचे वाला एरिया जो है ये आपने ऑब्स्टेकल यहाँ पर कुछ लगा रखा है। ये हमारी स्क्रीन हो ही गई, और इस स्क्रीन का जो मिड पॉइंट है वो हमने पी कंसीडर कर लिया।
तो यहाँ देखिएगा, हमें ये जो हमारी वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट को अब हमें फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स के अंदर डिवाइड करना है। अब हम जोन प्लेट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो यहाँ देखिएगा, P से लेकर A तक का ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड बिटवीन द स्क्रीन, इस डिस्टेंस को हमने B कह लिया। हमने फिर क्या किया, P पॉइंट पर प्रकार रखने के बाद उसको ओपन कितना कर लिया, B प्लस लैम्डा बाई 2, और एक आर्क लगा दी है वेव फ्रंट के ऊपर। वो आर्क कहाँ पे जाके हमें मिल रही है, M1 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमें मिल रही है। फिर हमने प्रकार को ओपन किया, B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 जितनी रेडियस का, और फिर वेव फ्रंट को फिर हमने यहाँ पर आर्क लगा दी है, तो वो हमें किस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, M2 के ऊपर। इस तरह से हमें डिफरेंट जो है फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स मिलती चली जाएंगी। एस से लेकर ए तक का, यानी कि सोर्स से लेकर स्लिट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा ए है, तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब हमें ये भी पता है एस से लेकर सी तक ये भी रेडियस है, तो ये जो है ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, पी से एक पॉइंट हमने लिया है पी डैश। इस पी डैश पे हम देखना चाह रहे हैं कि हमें ब्राइटनेस मिलने वाली है या डार्कनेस मिलने वाली है, और ये एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने कंसिडर किया है। तो हम सोच रहे हैं शायद पी के ऊपर जो है हमें यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटीज़ जो हैं डार्कनेस और ब्राइटनेस की, यानी कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन शायद मिल भी जाए, ना भी मिले, तो वो हमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से ही पता चलेगा। तो अब ये देखिएगा, ये जो हमारा ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल के नीचे वाला सारा पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होना चाहिए, और ऊपर वाला क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया होना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू P1, let the spherical wavefront divided into half period strips having thickness AM1, AM2, AM3। तो हमने ये कंसिडर कर लिया, ये है हमारा पॉइंट P1, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ये B प्लस लैम्डा बाई 2, तो AM1, AM2 ये हमें रेडियस जो है या कहिएगा फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स मिल गई हैं। With increase in order of the strip, the area of the half period zone decreases। अब तक तो हमने देखिए यही कंसीडर किया था कि जो एरिया है हमारी हाफ जोन्स का वो कितना है, पाई बी लैम्डा है, लेकिन यहाँ पर हमने कंसिडरेशन या एक अजम्पशन कंसीडर की थी, बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन लैम्डा, तब जाके ये रिज़ल्ट हमारे पास आया था। नॉर्मली अगर हम ये अजम्पशन कंसीडर नहीं करते, तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जो आपके पास है उसमें ऑर्डर अगर बढ़ाते जाएंगे तो जो एरिया है वो हमारा डिक्रीज़ होता चला जाएगा, यानी कि जो हमारी ये रिंग साइड थी ये हमारी थिन होती चली जाएंगी, क्योंकि रेडियस इंक्रीज़ करती जा रही है और एरिया हमारा क्या करता जाएगा, डिक्रीज़ करता हुआ चला जाएगा। टू फाइंड इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट P डैश एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम P, तो इसको ये जो P पॉइंट है हमने अब इसको P कंसीडर कर लिया है। इस P पॉइंट से x डिस्टेंस पे ऊपर P डैश पर हम देखना चाह रहे हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। इंटेंसिटी एट P डैश विल बी ड्यू टू वेव फ्रंट अबव C एंड इन बिटवीन CA, इफेक्ट ऑफ वेव फ्रंट अबव C सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन स्क्रीन। अब देखिएगा, P डैश के ऊपर हम ये देखें कि कौन सा एरिया जो है वो रेडिएशंस को पहुंचा सकता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर तो ऑब्स्टेकल लगी हुई है, तो यहाँ से तो लाइट पहुँचेगी नहीं P पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये ब्लॉक किए हुए हैं इस लाइट को, इतने फ्रैक्शनल हाफ पीरियड्स को क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। अब A से ऊपर यहाँ तक ये जो पोर्शन है दैट इज़ गोइंग टू गिव रेडिएशन एट पॉइंट P डैश। अब इस पोर्शन को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो है x से लेकर c तक और एक है c से लेकर a तक। अभी देखिए x से लेकर c तक हमारे पास यहाँ पर दुनिया जहान के फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स आने वाले हैं। इट मीन्स चाहे वो पॉइंट P डैश हो या इसका नज़दीकी पॉइंट P डबल डैश हो या इसके ऊपर P ट्रिपल डैश हो, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये वाला एरिया, ये इन सभी पॉइंट्स के लिए ये वाला एरिया बड़ा होने वाला है। ये सारा एरिया जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन एक ही तरह का, क्योंकि रिजल्टेंट एक दूसरे को जो कैंसिल आउट करेंगे या जो बचेंगे वो लगभग एक जैसे ही होंगे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स यहाँ पर हैं, तो कोई ज़्यादा 19-20 का फ़र्क होने वाला यहाँ पर नहीं है। लेकिन दिस फैक्टर इज़ इम्पोर्टेंट कि C से लेकर A तक
अगर हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स इस एरिया के अंदर, इस स्पेस के अंदर अगर ओड आ रही हैं, तो ओड आएंगी तो मान लीजिए कि सी से लेकर ए तक ये सिर्फ इतनी ओपनिंग है कि यहाँ से सिर्फ एक हाफ पीरियड जो है जोन वो लाइट पहुँचा रही है पी डैश तक, तो हमें पता है कि एक पहुँचाएगी तो उसको कैंसिल आउट करने वाला कोई है ही नहीं, तो ब्राइट इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी। लेकिन बाय चांस इस एरिया के अंदर अगर दो आपकी फ्रैक्शनल हाफ पीरियड्स आ गए और दो के अंदर जो एंगल पाथ डिफरेंस होता है वो होता है λ/2 का, तो एक अगर क्रस्ट पहुंचा रहा है तो दूसरा क्या पहुंचाएगा, ट्रफ पहुंचाएगा, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर बाय चांस आपकी ये सी ए ओपनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ से 3 फ्रैक्शनल हाफ पीरियड कवर हो रहे हैं, तो 3 में क्या होगा कि पहला और तीसरा तो फेज़ के अंदर होंगे, लेकिन जो सेकंड है वो आउट ऑफ फेज़ होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल हाफ पीरियड है सक्सेसिव अगर आप ले रहे हैं, लगातार अगर आप ले रहे हैं, तो एवरी टाइम यू विल ऐड अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 एंड फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो जो लगातार वाले जोन प्लेट हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सी से लेकर ए वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एक हाफ प्लेट एक जोन आपके पास फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन यहाँ पर रेडिएशन पहुँचा रही है तो आपको इंटेंसिटी ब्राइट मिलने वाली है, 3 के लिए भी ब्राइट मिलेगी, 5 के लिए भी ब्राइट मिलेगी, लेकिन 2 के लिए डिक्रीज़ कर जाएगी, 4 के लिए भी डिक्रीज़ कर जाएगी और 6 के लिए भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। डिक्रीज़ कह रहे हैं, कंप्लीट डार्कनेस नहीं होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा, डार्कनेस यहाँ पर नहीं मिलने वाली आपको, बेशक इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाए। तो इसको थ्योरेटिकली देखिए कुछ इस तरह से हम समझा सकते हैं। इफ़ ओनली वन हाफ पीरियड स्ट्रिप इज एनक्लोज्ड इन द वेव फ्रंट बिटवीन सी एंड ए, हेंस वी गेट इंटेंसिटी एट पी डैश इज मैक्सिमम। If we move P dash on the screen such that two period strips covered in between C and A, we get zero intensity। यहाँ पर ज़ीरो इंटेंसिटी कह रहे हैं हम, लेकिन ज़ीरो के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी R1 है तो दूसरे की आपकी -R2 होगी, क्योंकि R1 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू R2 है, इसलिए ज़ीरो कह रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस हमें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही R2 की तरफ मूव करेंगे तो R1 के कंपैरिजन में जो सेकंड स्ट्रिप होगी वो एक तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूसरा ऑब्लिक्विटी फैक्टर की वजह से भी R1 और R2 जो है एम्पलीट्यूड दैट इज रीचिंग एज पॉइंट P डैश ड्यू टू डिफरेंट फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स, they are not equal because of the distance from the point P dash as well as the obliquity factor. Similarly, if P dash is moved such that CA covers 3 half period strips, we again have a maximum at P dash। तो P dash पे हमें मिलने वाला है। तो conclusion ये है, P dash is maximum if CA covers odd half period strips and minimum if CA covers even number of half period zones या strips. Also, maximum and minima goes on decreasing as move away from P, and finally uniform illumination is obtained if CA covers large number of half period zone strips। तब देखिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है, ये अगर हमारा पॉइंट था यहाँ पर P डैश, ये पॉइंट है C और ये है CA, तब ये देखिएगा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे आपके पास ये जो CA वाला एरिया है ये इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा दूर चले गए स्क्रीन के ऊपर तो ये और भी ज़्यादा ओपन होने वाला है। ये CA वाला एरिया, ये वाला एरिया बिल्कुल वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा जैसे कि हमारा XC कर रहा था। XC में स्ट्रिप्स बहुत सारी थी, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अब जो CA है वो इतनी बड़ी ओपनिंग हो गई है कि इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स आ गई हैं, तो बहुत सारी स्ट्रिप्स आगे दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। तो एक पॉइंट के बाद हमें यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये हमारी ऑब्स्टेकल है तो इस ऑब्स्टेकल पे देखिएगा P पॉइंट पर हमें P पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जो है ब्राइटनेस और डार्क पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बट दीज डार्क एंड ब्राइट पैटर्न्स द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर मैं ये कह दूं कि P डैश पे मुझे ब्राइट पैटर्न मिल रहा है
तो जो ब्राइट पैटर्न होगा कंसिडर कर लीजिए कुछ इस तरह से मिल रहा है वो मुझे। और उसके बाद पी डबल डैश पे मुझे मिल गया डार्क, उसके बाद पी ट्रिपल डैश के ऊपर मुझे फिर ब्राइट मिल रहा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस लगातार क्या होती जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी, क्योंकि पी डैश पे मिल रहा है मान लीजिए 1 की वजह से, तो पी डबल डैश के ट्रिपल डैश के ऊपर मुझे यहाँ पर मिलेगा 3 की वजह से। और जैसे जैसे आप दूर चले जाते हैं तो ऑब्लिगेटी फैक्टर और डिस्टेंस की वजह से भी एम्पलीट्यूड जो रीच कर रहा है इन फार ओवर पॉइंट्स पे, वो भी क्या करता जाता है, डिक्रीज़ करता हुआ चला जाता है। तो अगर यहाँ पर हमें कहा जाए कि इंटेंसिटी का ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका P1 था, ये P2 है, ये P3 है, और इस तरह से हम जो है मूव करते हुए जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी एट P1 इज़ ग्रेटर, यहाँ पर इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। P2 पे कम हो गई है, तो P2 पे कम हो गई तो R1 माइनस R2 हो गई है, ज़ीरो के बराबर नहीं मान रहे हम इसको। उसके बाद P3 पे बढ़ गई है, अब बढ़ गई है तो इतनी नहीं बढ़ी है कि ये तो एक उसकी प्लेट जो की वजह से थी, ये 2 स्टेप्स की 3 स्टेप्स की वजह से है। तो लगातार इंटेंसिटी में क्या होता जाएगा, डाउनफॉल, और डाउनफॉल होने के बाद जो है हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलना हुआ स्टार्ट हो जाएगा। तो एवरी टाइम जो फ्रिंजेस मिलती हैं हमें, वो नियर बाय द एजेस मिलती हैं, कॉर्नर्स पे मिलती हैं। अगर हम ऑब्स्टेकल से दूर चले जाते हैं तो बिल्कुल वही चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाती है जो हमने पहले अज्यूम कर रखी थी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। तो ब्राइट पोर्शन के अंदर, इल्यूमिनेटेड पोर्शन के अंदर, जिसको हम यूनिफॉर्म इल्यूमिनेटेड पोर्शन कंसिडर कर रहे थे, वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेटेड होगा लेकिन एज से थोड़ा सा दूरी पर होगा। नियर द एज वी विल गेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम मैथमेटिकली देखेंगे कि एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, कि पी से कितनी डिस्टेंस पे चले जाएं कि मैक्सिमा मिल जाए और मिनिमा मिल जाए। तो आपके लिए आज इतना ही। हैव अ नाइस डे।